प्रतिमा के समक्ष सर एक बार एक रिपीटेशन हो जाए। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियाँ हमेशा ही हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं समस्त बहुजन महापुरुषों को सत नमन करते हुए आज का ये जो कार्यक्रम में उसके बाद श्री छोटू राम सनोर गुगन राम जी दैया लाख लाण राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तरफ से चूरू जिला इकाई की तरफ से आप सबका पधारे हुए सबका हार्दिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मान्यवर साहिब काशीराम के चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आरपी सिंह साहब, सत्यवीर सिंह अपने विजेता हासिल हुए हैं मुकेश कुमार स्नोप सावरमती। उसके बाद डॉक्टर मनोज जी सर्वा आपने आज के इस चिकित्सा शिविर में परामर्श और चिकित्सा दी। उसके बाद डॉक्टर बीएल बैरवा न्यूरो सर्जन से आचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ रेडराज बंदिया हॉस्पिटल चूरू, शिशु रोग विशेषज्ञ रेडराज बंदिया हॉस्पिटल पवार से आचार्य श्वसन रोग प्रेरणा जी घोटड़, डॉक्टर जितेंद्र मनोरोग विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सालय प्रेरणा के रूप में उस बच्चे को दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित डॉक्टर को मुकेश कुमार जी बाबर अभिनंदन करेंगे। श्री का अभिनंदन पत्र मैं आपके सामने वाचन कर रहा हूँ। हजारों साल नर्स अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आप आरपी सिंह साहब रिटायर्ड एडीजी हैं, उनका बुके शोर और मोमेंटो वह अभिनंदन पत्र देकर सम्मान करेंगे। सर आपका मार्गदर्शन हमको समय समय पर प्राप्त होता रहता है और हम निवेदन करते हैं कि आगे। नमस्कार। आजाद और राजस्थान अम्बेडकर चिकित्सा संघ द्वारा चिकित्सा शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं
सुरक्षा शिविर की सफलता एवं संपन्न होने पर अग्रिम बधाई देता हूँ। आपने मुझे सम्मानित किया और मेरा इतना बड़ा प्रशस्ति पत्र आपने वाचन किया। मुझे लगा पता नहीं इतनी उपलब्धियाँ कैसे हो गई जो मुझे खुद पता नहीं। जब कोरोना काल आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। अब समय व्यतीत कैसे करें? कोरोना योद्धा तो बन नहीं सकते थे क्योंकि रिटायर हो चुके थे। अब कोरोना योद्धा डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई कर्मी जो सर्विस में रहे वो कोरोना योद्धा कहलाए गए। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये टाइम पास कैसे किया जाए, तो मैंने मेरे पुलिस अनुभव किस तरह पुलिस अनुसंधान करती है, किस मामले में अनुसंधान करती है, कैसे उसकी कार्यप्रणाली है, ये लिखना शुरू कर दिया। और 4 महीने लगातार मैं लिखता रहा और अपना टाइम पास करता रहा। टाइम मैनेजमेंट का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण एक पुस्तक के रूप में आया जिसका नाम पुलिस कर्तव्य एवं दायित्व था। इसी दौरान भारत सरकार ने विज्ञापन दिया तो मैंने सोचा क्यों ना इस विज्ञापन में पुस्तक भेजकर इस पुस्तक की महत्ता को आंक लिया जाए। मैंने वो पुस्तक भारत सरकार को भेजी और अचानक ही अगस्त में 30 अगस्त में मेरे पास फोन आया दिल्ली के गृह मंत्रालय से कि आपको बधाई हो, आपकी पुस्तक को पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार 2021 मिला है और माननीय गृह मंत्री है वो आपको ये पुरस्कार देंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोरोना काल में लिखी पुस्तक जो मैंने कोरोना योद्धाओं को समर्पित की थी वो इतना दूर रिजल्ट देगी, आश्चर्य हुआ। और पिछले महीने की 4 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन हुआ जिसमें मुझे वो पुरस्कार माननीय गृह मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया। वास्तव में आप सब लोगों की शुभ इच्छाओं से, शुभकामनाओं से वो पुरस्कार मुझे मिला और आपने उस पुरस्कार के लिए मुझे आज सम्मानित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। समय का सदुपयोग कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि समय मिलता नहीं है, मैं कहता हूँ समय मिलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। आप इतने ही बिजी हैं, यदि आप समय निकालेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं शिविर की सफलता के लिए कामना करता हूँ और आयोजकों को आर्थिक तौर पर मुझे सम्मानित किए जाने पर और ये शिविर आयोजित किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। विनोद जी गहनोलिया जिन्होंने आज़ाद के खातों को बड़े अच्छे से संभाला। आप रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं और आज भी इनके घर में बिल्कुल सर थोड़ा बैक होना, थोड़ा सा पीछे बैक हो आरपी सिंह साहब, सभी विराजमान मेरे बुजुर्गों, साथियों, माता बहनों और ख़ासतौर से जयपुर और यहाँ के जो डॉक्टर साहबान जो यहाँ पधारे थे, अपना अमूल्य समय निकाला और मानव सेवा की एक अच्छी मिसाल कायम की। उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं इस आयोजकों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज इस बहुत बढ़िया कैंप का आयोजन कर और मुझे भी यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया। इस सम्मान पत्र में जो बातें लिखी गई है मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें ऐसे होती होंगी। मैं कोशिश करूंगा मैं अपने आने वाले जीवन में भी कि जो चीज़ें इसमें मेरे से नहीं हो पाई अब तक मैं उनको अब करने का प्रयास करूंगा और अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में उन सब चीज़ों को ढालने का प्रयास करूंगा।
2-3 चीज़ें मुझे आप लोगों से चर्चा करनी है, क्योंकि जिस परिवेश में हम गुजर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक समय है। यदि इस समय में हम ठीक से नहीं संभले, हो सकता है कि हम जो मौजूद हैं ये अपना समय तो ठीक से निकल जाएगा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमसे ये सवाल करेंगे कि एक महापुरुष जो जिसके साथ में कोई भी नहीं था, उसने इतनी सारी चीज़ें आपके लिए दे दी, और इतने पढ़े लिखे लोग, इतने कर्मठ लोग उन्होंने तैयार किए, समृद्धशाली भी तैयार किए, हर फील्ड में एक बहुत अच्छे मुकाम हासिल करने वाले लोग तैयार किए, और इतनी बड़ी जमात मौजूद थी, और इस बड़ी जमात के बावजूद भी पीछे उन्होंने हमारे लिए क्या किया कि वो प्राप्त की हुई चीज़ भी आपके हाथ से निकल के चली गई। बड़ा गंभीर समय है और ये बड़ा संक्रमण का समय है, जब आपके पास ले दे के देखिए, हम अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं, इवन अल्पसंख्यक समाज में देख लीजिए, ट्राइब्स को देख लीजिए, ट्राइब्स की स्थितियाँ थोड़ी सी इस बेल्ट में अलग हो सकती हैं। मैं जिस ट्राइबल बेल्ट में नौकरी करके आया, जो आखिरी समय मेरा वहाँ गुजरा, तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उनको भी हमसे भी बुरी स्थिति में जीते हैं। इन लोगों के पास में नौकरी के अलावा और कोई हमारे पास अपने सम्मान को सुरक्षित रख करके आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं है। अब उस जरिए को धीरे धीरे आपकी सरकारें खत्म करती हुई चली जा रही है। वो भले आपके डेली वेजेस के रास्ते से दे रहे हैं, या मानदेय के रास्ते से देते चले आ रहे हैं, या आपके निजीकरण के रास्ते से देते चले जा रहे हैं। और निजीकरण तो और भी खतरनाक तरीके से आ रहा है। जो चीज़ें आपके आगे बढ़ने के रास्ते बनते थे वो सेठों के हाथ में जा रही है। हर जगह पे जहां आप मौजूद हैं, आपके बढ़ने के रास्तों को अवरोधित किया जा रहा है। हम लोग हमेशा सोचते हैं, इस बारे में चिंतन करते हैं, और यह मौजूद हर व्यक्ति इस बारे में सोचता है, लेकिन एक कारगर रणनीति बना करके हमें ग्रास रूट पर काम करके उस चीज को इस रूप में आंदोलित होने की और अपने हक हकूक को वापस सुरक्षित रखने के लिए आगे की योजना बनानी होगी। और ये कोई और अवतरित नहीं होगा, ये हम में से ही हम ही ये सब करेंगे, मिलके करना होगा। और इसके बारे में आप लोग विचार कीजिएगा, सोचिएगा, और रणनीति बना के आगे बढ़ने की दिशा के अंदर हमें समयबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। सभी लोग यहाँ प्रबुद्ध हैं, मैं कोई ज्यादा ज्ञान देने वाली बात नहीं करता, लेकिन 2-3 चीजों हैं जो आपको और अच्छा इसके परिणाम देंगी, वो मेरे ख्याल से हमें करनी चाहिए। जो आप करते आ रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से करना चालू कर देंगे। पहला तो ये कि हम जहां भी नौकरी कर रहे हैं, जिस जगह भी हम काम कर रहे हैं, वहां पर एक व्यवस्थित रूप से कोई भले व्हाट्सएप ग्रुप बना के या कोई संगठन बना के या किसी भी विधि से हम हमारे समाज के पीछे रहे हुए लोगों के बीच में एक ब्रिज के रूप में कोई चीज बने, और जो लोग जो हमारे पीछे जो रह गए हैं पेबैक सोसाइटी के तहत, हम उन लोगों को आगे लाने की दिशा के अंदर निरंतर रूप से और व्यवस्थित रूप से रोजाना के सिस्टम से हम अगर काम करेंगे तो चीजें ठीक दिशा में बढ़ेंगी। लेकिन अब हम कितना करते हैं या कितना नहीं करते हैं, ये खुद ही हम अपने आप में विश्लेषण करें। जो यहाँ जो बैठे मौजूद जो लोग हैं, और जो अग्रपंक्ति में जो किसी भी छोटी या बड़ी नौकरी के कारण से किसी समय पे आपको भोजन की इंतजाम आपका हो जाता है। बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ तक आप पढ़ा देते हैं। इससे ज़्यादा हमारे किसी भी बात आज ये सबसे पुराने आदमी जैसे आरपी सिंह जी भी माने या सीताराम जी देखें, या और भी जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारी अग्रपंक्ति के लोग हैं। हमारी मतलब इनकी भी इससे ज़्यादा बड़ी हैसियत ये तैयार नहीं हो पाती। नौकरी में इससे ज़्यादा हो भी क्या पाएगा। अब उन स्थितियों के बाद जो गांव में जो लोग रह गए हैं, वो हमारे बारे में ये सोचते हैं कि यार ये तो बड़े आदमी बन गए, हमारा इनसे कोई ताल्लुक रह नहीं गया, क्योंकि हमारे बारे में ये कुछ भी नहीं सोचते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो
तो उन लोगों के बीच में जो खाई आ गई है, जो आपके लिए जो जिस घटना को हम जिक्र दे करके और बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं 2 अप्रैल 2018 की बात का, जो एट्रोसिटी एक्ट के खाते में हम सड़कों पे उतरे थे, उसको देख करके हम कहते हैं कि बड़े संगठित हैं। माफ कीजिएगा, वो संगठन अगर आप किसी और दूसरे मसले के लिए और कोई संगठन कॉल करके देके बताए तो आपकी वो सारी चीजें बहुत हो जाएंगी। हम कतई संगठित नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि संगठित होए, और होने का रास्ता वही है कि हम वो जो लोग हमारे पीछे रह गए हैं, जो सड़कों पर आते हैं, उनके लिए रोजमर्रा में कुछ न कुछ सोचें, उनको सम्मान दें, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में उतने ही प्रयास करें जितने हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। दूसरा, जहां भी हम नौकरी करते हैं, वहां जिस भी विभाग में हम काम करते हैं, साथ बैठना चालू करें। हफ्ते में भले 1 दिन 2 दिन जितना भी आपको समय मिले, साथ में बैठ के चाय पीजिएगा। चाय नहीं जो पीते हैं, साथ बैठ के बात करिएगा। एक बार आपस में बॉन्डिंग करना तो स्टार्ट करें। साथ बैठेंगे तो एक अपनत्व का भाव पैदा होगा। आपकी समस्या, मेरी समस्या आपस में शेयर करेंगे। जो आदि व्याधि है वो भी टलेगी, और चीजों में हम व्यवस्थित रूप से और लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में एक योजना बनेगी, वो काम करना हम चालू करेंगे। आप लोग करते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि इसको और थोड़ा और बड़े पैमाने पर करना चालू करें। जहां संडे के दिन या छुट्टियों के दिन आप अपने गली मोहल्ले में रहते हैं, उन गली मोहल्लों पर अपनी कॉलोनी में अपने लोगों के साथ बैठ करके छोटी मोटी गुफ्तगू करना चालू करें। अब वो क्या करेंगे वो चीजें वक्त आप ही अपने तरीके से तय कर देगा, लेकिन एक सोशल बॉन्डिंग तो स्टार्ट करें। और ये चीज हम नीचे जो हमारे साथी गांव में जो रहते हैं, उनके बीच में, हमारे बीच में कोई ना कोई एक इंटरेक्शन का सिस्टम जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये आने वाला समय आप में और उनमें बिल्कुल जबरदस्त खाई एक व्यवस्थित रूप से डाल दी जाएगी। और बार बार आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल होती हैं आपके प्रमोशन की, प्रमोशन में रिजर्वेशन की, रिक्रूटमेंट की और दूसरी चीजों की। तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है ये अलग है और आपके बच्चे आगे नहीं आ पा रहे। एक रिट पिटीशन आपके 2018 से ही आपके खिलाफ पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और वो धीरे धीरे सुनवाई की दिशा में आगे आएगी। अभी जो कुछ पिटीशंस जो क्लब हो रखी हैं, उनकी सुनवाई नवंबर महीने में पूरी होकर के मेरे ख्याल से उसका कोई प्रमोशन में रिजर्वेशन वाले मसले के आपका फैसला आ जाएगा। उस फैसले के बाद में इसमें ही कोई 2-4 टिप्पणियां ऐसे डाल दी जाएंगी जो आगे आने वाली पिटीशंस का हिस्सा बनेंगी। क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि जितनी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो पिटीशंस में जो डिसीजन करते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन उनके लिए कुछ न कुछ हिस्से डाल दिए जाते हैं ताकि आने वाले समय में दूसरे लोगों को भी वो पिटीशन का हिस्सा बने और अगले वाले कोर्ट के फैसले का हिस्सा बने। आने वाले समय में 2 अप्रैल के जो हमारे योद्धा थे, उन लोगों को हमसे अलग करने का सीधा सा रास्ता है कि आपके बीच में एक क्रिमिलेयर का सिद्धांत आ जाएगा। दूसरे और ऐसे ही टूटे फूटे और सिद्धांत आ जाएंगे और आप लोगों में और उनके बीच में एक अच्छी ऐसी गैप कर दी जाएगी कि जो निरंजन जरानिया जी हैं, इनकी तो पत्नी भी नौकरी करती है, ये भी करते हैं, इनके बच्चे भी हैं, वो हैं। और भाई गांव में जो जिसके रहने वाले हैं, भाई तेरे से कभी पूछा तेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कभी इनके फीस के लिए तुमने मदद की? हो सकता है एक्सेप्शनल बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कभी आपकी पीड़ा हुई, बीमार पड़े तब आपकी कोई मदद की? दूसरे और मामलों में कभी आपको पूछा? तो वो धीरे धीरे एक विचारधारा के लोग सुबह से शाम तक यही काम करते रहते हैं जो हमारे में और हमारे ही और साथियों में जिस तरह से उन्होंने जातिगत भेद की व्यवस्था की है, उसी इस जाति के अंदर दूसरे लोगों को हमसे, हमारे प्रति एक विद्वेष का भाव और एक घृणा का भाव और एक दूसरे से दूरी का भाव पैदा करने की दिशा के अंदर रोजाना सुबह शाखा से निकलने के बाद में वो किसी जगह पे जाते हैं, गली मोहल्ले पकड़ते हैं और उन गली मोहल्लों में वो अपनी इस विचारधारा को ढंग से व्यवस्थित रूप से फैला रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम ये कहते हैं कि हम संगठित हैं, जो हैव्स हैं जो यहाँ बैठे हैं और जो हैव नोट्स हैं जो गाँव में रह रहे हैं, बस्तियों में रहते हैं, वो आपके हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल सड़क पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको दिमाग में ये बात डाल दी जाएगी कि ये जो लोग हैं ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, अब तुम्हारे बच्चों को लाने के लिए इनको अलग करने के रास्ते से हमें आपके लिए काम करना है। जबकि स्थिति वो भी ये समझ नहीं पा रहे होंगे
स्थिति वापस वही 1947 में जाएगी, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, खाली जगह रहेगी और उन्हीं के दूसरे जो जनरल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके रिजर्व होकर के वो आगे निकलते हैं। तो आने वाले मुद्दे की बात ये कहना चाह रहा था कि आने वाला जो समय है वो सामाजिक विद्वेष और विभेद का जो सिलसिला इन्होंने जो एक विचारधारा के लोगों ने जो चला रखा है उससे बचने की जरूरत है। वो बचा तभी जा सकता है कि जब हम भी उसी क्वांटम में अपने लोगों के साथ में तालमेल बिठाएं, अन्यथा ये चीज़ें आपकी विपरीत जाएंगी। भले आप अपनी बस्ती में जाकर देख लीजिएगा, आप किसी वाल्मीकि बस्ती का दौरा करें, उनके घरों में किन की तस्वीरें और किन के कार्ड रखे हुए हैं आपको पता चल जाएगा। आपके यहाँ कोली जाति के लोग नहीं रहते, उनके बस्ती में जाकर देख लीजिएगा, भैरवा बस्ती में देख लीजिए। जो कम आबादी की जो जातियाँ हमारे अनुसूचित जाति में हैं उनको पूरी तरीके से उन्होंने अपने व्यवस्थित रूप से कर लिया है। बाकी हमारी खुद की जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा है उसमें भी एक चमार जाति हमारे, तो मूल रूप से हमारा तो प्रमाण पत्र भी चमार जाति का ही है। और उसके आपके आसपास में उसे एक चमार से आपको भैरवा बना दिया, आपको जाटो बना दिया, आपको जडिया बना दिया, आपको मेघवाल बना दिया। मेघवाल में भी कोई पश्चिम मेघवाल बन गया, कोई मारू बन गया, कोई दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, कोई कहीं पे सालवी हो गया, कहीं बुनकर हो गया, कोई यादव हो गया, कोई कहीं कुछ हो गया। अब एक जात के आपके 50 जात और एक अच्छी सी व्यवस्था के तहत है। और वो व्यवस्था ये कि ब्राह्मण 3-3.5% है। वो आपकी किसी भी जाति की पॉपुलेशन 3-3.5% पे लाके टिका देगा। हम भले कहते रह जाएंगे हम 18% है, और ये मेघवाल कहते रह जाएंगे कम 14% है। आप अगर नापने लगोगे तो आपको वही 3-4% के आंचे पे लाके पटकने की पूरी व्यवस्थित रूप से योजना बनी गई है। हर स्टेज पे आपको तोड़ करके बिल्कुल कर इस तरह से ये व्यवस्था कर दी गई है कि आप संगठित नहीं होकर के असंगठित हो गए और आप अपने आपकी जाति पर आप गौरवान्वित महसूस करोगे, जबकि जाति तो गौरवान्वित होने का हमारे लिए विषय नहीं, ये तो अपमान का विषय है, हमारे लिए तो सबसे बुरी स्थिति का विषय है। तो मेहरबानी करके आपस में मिलना जुलना, आपस में बैठना उठना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये करना हमें चालू करना होगा। और वो जो कर रहे हैं उसको और गति देनी पड़ेगी, तो चीज़ें आपकी दिशा में ठीक ठाक सी होती चली जाएंगे। लेकिन हम अलग अलग संगठनों, अलग अलग नमन श्रीमान नायकी साहब, बहुत अच्छा उद्बोधन था सर का। मैंने तो मेरा फर्स्ट टाइम सुना है, बहुत ही अच्छा। और मेरे लिए कुछ जगह छोड़ी थी कि मैं कुछ आप लोगों को बोल सकूँ। मैं एज ए डॉक्टर यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों में ये संस्कार डालें, क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा था कि घर का उत्थान कैसे होता है, समाज जुड़ेगा, सब हुआ। तो आप घर से शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें। एक परिवार से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से समाज बनता है, समाज से एकता बनती है। तो हमेशा कंपटीशन की भावना दूसरे से डालें, अपने में नहीं डालें। प्रॉब्लम हमारे समाज में क्या है कि अच्छा ठीक है इसका बेटा जा रहा है तो मैं इसका फॉर्म भर दूँ, इस फॉर्म पर इसका फॉर्म नहीं भरूँ। हमें एक दूसरे का, अपने भाई का, अपने भाई के बच्चों का, सबका उत्थान करना है। जितना उनको साथ लेके चलेंगे, अपने समाज को साथ लेके चलेंगे, बहुत है। टांग दी जाए आपस में एक दूसरे की ना करेगा। टांग खींचने के लिए हिम्मत है तो दूसरे लोगों की खींच के देखो, उसमें मजा आता है। अपनों के मत खींचो। अपना कौन है, अपने को पहचानना। जिस दिन आपने अपने को पहचान लिया, अपना विश्वास यदि मजबूत कर लिया, तो आप हमेशा उन्हें मान की तरह से जाएंगे। मैं जब चिरानिया साहब ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो मैं जब शुरू आए मेरा फर्स्ट टाइम मैं शुरू आना SMS की तरफ से उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा समय का अभाव आ नहीं पाऊँगा। तो मैंने इनसे एक चीज़ पूछी थी कि सर प्रयोजन क्या है, आप हमें क्यों बुला रहे हैं? मेडिकल कैंप तो है लेकिन बड़ा दूर है, क्यों करना चाहता है? इन्होंने एक टर्म बोली थी और वो टर्म मुझे यहाँ कैसे लगे। उनका एक कथन था कि सर ये बैलेंस होता है। हमने बाबा साहब के आशीर्वाद से इतना कुछ उत्थान किया, मेरे फादर क्लब से, और करते करते अल्टीमेटली एक लेवल पे पहुँचाया। तो हमें पे बैक सोसाइटी यही करना है। इन्होंने जो बोला था उस चीज़ का अनुकरण करके मैं हमें सीधा चलाया। और अंत में मैं, क्योंकि साहब ने बड़े कंफ्यूजन से बोला था कि 2 मिनट मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो सर का पहला हमारा जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कैंप था, पहला था। तो सबसे पहले मैं चिरानी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया। और जय भीम, नमो बुद्धाय।
वर्तमान में समाज का जो स्थिति आ रही है, इसकी दशा और दिशा पे आप क्या कहना चाहोगे? स्थिति बहुत भयंकर आ रही है। सरकारें प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं, इसलिए समाज को एक संकित होकर संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने अधिकारों को यदि हम इकट्ठे नहीं हुए तो और अलग अलग रहे और इसी तरह जीते खाएंगे जिस तरह की आज़ादी से पहले हम खा रहे थे। धन्यवाद। वर्तमान की जो समाज की दशा और दिशा है, उसके बारे में आप क्या विचार है? वर्तमान में जो दशा है वो आप अगर पुराने समय से अगर तुलना करेंगे तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े आयाम स्थापित किए और हमारा समाज जो है वो बहुत ही जागृत होकर आगे बढ़ रहा है। सवाल इस बात का है कि हम और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए दिशा बदलनी पड़ेगी और दिशा बदलने के लिए हमारे आजाद जैसे संगठन आगे काम कर रहे हैं और ये और व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, जिससे कॉमन मैन से लेकर के ऊपर से ऊपर तक का आदमी जुड़ करके कड़ी से कड़ी जुड़ करके हम जो कॉमन मैन है और भले वो किसी बड़ी स्थिति में आया हुआ है, हर आदमी कंधे से कंधे मिला के काम करेगा तभी कोई, क्योंकि देश जब बनता है तो उसमें हर आदमी जो है वो उसका नागरिक होता है, समाज का उसी तरह से हर व्यक्ति अगर जुड़ के रहेगा तो वो समाज बनेगा। तो समाज में सबकी प्रगति हो ये हम कोशिश करेंगे सरकार कि हर आदमी पूरी ताकत के साथ अच्छी रफ्तार के साथ ओलंपिक की वजह से दौड़े और सब लोग दौड़ करके सभी लोग अव्वल